हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन। लीनियर मोमेंटम का कुछ पार्ट आप एनएलएम में पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम आपने रिप्रेजेंट किया था पी से, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी से। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, ये हमें पता है। लेकिन इसके बेस पर न्यूमेरिकल हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो कॉलिजन बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं वो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये जो यूनिट है वो आपके दो पार्ट में डिवाइड है, लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद लीनियर मोमेंटम एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉलिजन। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम इज अ क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो पहली बात यह है कि लीनियर मोमेंटम को आप रिप्रेजेंट करते हैं पी वेक्टर से, विच इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय वी वेक्टर, जहां पर एम बॉडी के मास को रिप्रेजेंट करता है एंड वी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम। Second thing is it's a vector quantity having same direction as direction of velocity, because हमें पता है कि जो mass of the body है वो स्केलर क्वांटिटी है एंड जो v है आपका वेलोसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी है। सो स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, रिजल्ट आपको वेक्टर मिलेगा। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच है सेम डायरेक्शन एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी हमें क्या देगा? लीनियर मोमेंटम देगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ध्यान दें, लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो पी वेक्टर आप में लिखा है एम वी वेक्टर, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें सो वैल्यू आपको मिलेगा एम इंटू वी। क्लियर? सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। काइनेटिक एनर्जी को आप रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर कोई एम मास का बॉडी है, वी वेलोसिटी से चल रहा है, मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। बेसिक फॉर्मेट। ठीक, अब इसको अगर हमें इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कन्वर्ट करना है, बिकॉज रिलेशन किस में फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम में। तो क्या करें, इस इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया मास का और डिवाइड भी कर दिया मास का, यानी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइड बाय एम। तो इक्वेशन आपका फॉर्म हो गया हाफ एम वी होल स्क्वायर बाय एम, और एम वी रिप्रेजेंट करता है पी को। सो वैल्यू रहेगा k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सेकेंड, अगर यहीं से आपको मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, द रिजल्ट इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2km एंड p इज इक्वल टू अंडर रूट 2km। सो लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों रिलेशन हमारे पास आ गए। इन दोनों रिलेशन पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व भी कर चुके हैं, आपने एनएलएम में भी न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर रहे हैं और वर्क एनर्जी पावर में भी काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करे हैं। अब इसके आगे हम और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स मोमेंटम के बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हम स्टडी कर रहे हैं। रिजल्ट ध्यान रखना, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m और p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। क्लियर? नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू dp बाय dt, और अगर हम फोर्स को जीरो कर दें तो फोर्स को जीरो करने का मतलब है P होना चाहिए कांस्टेंट, तभी आपका फोर्स जीरो आ सकता है। बिकॉज अगर हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी? dp बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, आंसर रहेगा जीरो। ठीक बात? इसका मतलब व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, दो कंडीशन है, ध्यान से समझना। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो और एक्सटर्नल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन विद इंटरनल फोर्सेज, यानी इंटरनल फोर्स का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया एक्सटर्नल फोर्स से। जैसे अगर हम किसी बम के एक्सप्लोजन की बात करते हैं कि बम एक्सप्लोड हो गया, तो जितना भी फोर्स यहाँ पे लग रहा है सारा इंटरनल फोर्स रहेगा, और इंटरनल फोर्स अगर है तो एक्सटर्नल फोर्स को आप इंटरनल फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो दो कंडीशन बनती है, या तो एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाए या एफ एक्सटर्नल आप इंटरनल फोर्सेस के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशन में लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड।
इन दोनों कंडीशन में लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी F इज इक्वल टू dp/dt। अब यहां पर आप लिखें इफ F इज इक्वल टू 0 देन P इज कंजर्व्ड, यानी मोमेंटम आपको कंजर्व मिलेगा किन्हीं भी दो कंडीशन में, यानी P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 रहेगा। अलग अलग कंडीशन में अगर हम मोमेंटम को डील करें सिंगल सिस्टम के लिए तो मोमेंटम आपका कंजर्व ही रहेगा, जैसे बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, या बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन। अगर हम बम के रेस्पेक्ट पे बात करें, बिकॉज कोलिजन तक तो हम पहुंचे नहीं है, बम के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि बम एक्सप्लोड हुआ, ठीक, तो बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो आप यहां पे लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2। कब कब होगा? व्हेन F एक्सटर्नल इज 0 और एक्सटर्नल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इंटरनल फोर्सेस। दोनों कंडीशन में सिस्टम का मोमेंटम आपको कंजर्व मिलेगा। ठीक बात। अब मोमेंटम कंजर्व मिला, यानी इक्वेशन आई आपके पास P1 इज इक्वल टू P2, तो आप लिख सकते हैं जैसे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। दो कंडीशन आपको दी गई, दोनों कंडीशन को आपने कंपेयर कर दिया कि मल्टीप्लिकेशन मास एंड वेलोसिटी का सेम आना चाहिए। जैसे हम न्यूमेरिकल देखें, अ बुलेट ऑफ 50 ग्राम इज फायर्ड विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 2 किलोग्राम। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक गन बना लिया, ठीक है, गन का एक प्रोटोटाइप आपने यहाँ पे बना लिया और इसके अंदर ये बुलेट रखा हुआ है और इनिशियली दोनों किस कंडीशन में है? दोनों रेस्ट कंडीशन में है। ठीक, गन का मास कितना दिया हुआ है? गन का मास है आपके पास 2 किलोग्राम। बुलेट का मास कितना दिया गया है? बुलेट का मास आपको दिया गया है 50 ग्राम। तो जब तक हम फायर नहीं करेंगे बुलेट गन के अंदर ही रहेगी। मतलब ये आपका हो गया फायरिंग से पहले के लिए जो शिमेटिक आपने देखा है, डायग्राम आपने देखा वो। जैसे ही हम यहां से बुलेट फायर करते हैं, ठीक है, जब आप बुलेट यहां से फायर कर देंगे तो ध्यान देना कि जो बुलेट है उसका मोशन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। कितनी वेलोसिटी से? 200 मीटर पर सेकेंड। वेट कितना है इसका? मास कितना है? मास है इसका 50 ग्राम। लेकिन जो गन आपके पास है 2 किलोग्राम का, वो एक रिकॉइल एक्सपीरियंस करेगा। रिकॉइल का मतलब होता है कि अगर आपने गन से फायर किया तो बुलेट तो आगे जाएगी लेकिन गन पीछे की तरफ झटका देगी और इस झटके को क्या बोला जाता है? रिकॉइल बोला जाता है। तो हमें कैलकुलेट करना है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, यानी हमें v का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बुलेट जाएगी आगे और गन जाएगी पीछे। ठीक बात। क्या अब आप ऐसा समझें कि यहां पर मोमेंटम कंजर्व क्यों होना चाहिए? जो फायरिंग हुई है वो गन बुलेट सिस्टम के लिए हुई, ठीक है, गन ने उसको एनर्जी प्रोवाइड किया होगा इसलिए बुलेट किधर चला गया? आगे चला गया, ठीक है ना। बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे आप इसके ट्रिगर को दबाएंगे बुलेट यहां से चलेगा। इसका मतलब इस कंप्लीट सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू 0 है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जितने भी फोर्सेज हैं सारे कौन से फोर्स हैं? इंटरनल फोर्स हैं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। क्या लिखें? F एक्सटर्नल 0। सो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ जो कंडीशन बनी है ये आप बोल सकते हैं कि सिस्टम की इनिशियल कंडीशन है और फायर करने के बाद जो कंडीशन बन रही है ये सिस्टम की फाइनल कंडीशन। ठीक, इनिशियली दोनों किस पर है? रेस्ट पर है। तो क्या लिखा जाए? इनिशियल मोमेंटम 2 किलोग्राम प्लस 0.05, 50 ग्राम को कि 50 ग्राम को क्या हम 0.05 किलोग्राम लिख सकते हैं? ठीक, मल्टीप्लाई बाय 0 सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम की बात करो। जो बुलेट है, बुलेट की डायरेक्शन किधर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बुलेट का मास कितना? 0.05, वेलोसिटी कितनी? 200। ठीक, अगर आप सुने ध्यान से, वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले से नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, पहले से नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं तो फिर आपको केवल मॉड मिलेगा, बिकॉज आप ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इन लेफ्ट डायरेक्शन। लेकिन अगर आप केवल इसकी वेलोसिटी को v कंसीडर करें तो फिर आपको सॉल्व करने पर माइनस आना चाहिए। दोनों बातों का ध्यान रखें। अगर सॉल्व करने पे माइनस आ रहा है इसका मतलब आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में v कंसीडर किया था और रिकॉइल हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगी उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या मिलेगा? हमें रिकॉइल मिलेगा। ये बात समझ में आई? तो आपको वैसे भी क्या पूछा गया? वेलोसिटी पूछा गया है, तो हम विद साइन ही यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो प्लस गन का मास 2 किलोग्राम और वेलोसिटी आपने v कंसीडर कर लिया और v आपने पहले से लेफ्ट हैंड साइड में माना हुआ है। इस बात का ध्यान रखा जाए।
कैलकुलेट करेंगे, सो मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। यहाँ आप देखें तो वैल्यू कितना मिलेगा, 0.05 इंटू 200, तो 5 इंटू 10 पावर -2 कैंसिल आउट, तो 5 इंटू 2 10 को रिप्रेजेंट करेगा प्लस 2v। सो वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू -10/2, -10/2 रिप्रेजेंट करेगा -5 को। देखो हमने यहाँ पर अगर प्लस कंसीडर किया यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वेलोसिटी को मान लिया है तो आंसर आपको नेगेटिव में मिला है। और नेगेटिव ये रिप्रेजेंट करता है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन की वेलोसिटी रहेगी। एक प्रोसीजर ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे माइनस रखते हैं, और अगर माइनस रखते तो फिर आंसर आता है आपके पास +5। माइनस आपने क्यों रखा होता, क्योंकि बुलेट जा रही है +x में और गन जा रही है -x में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वेलोसिटी आपके पास आ गई -5 मीटर पर सेकेंड। तो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ गन is 5 meter per second in which direction, in left direction या in -x डायरेक्शन। क्लियर? तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, a bomb of mass 5m at rest explodes and break into 3 parts of m, m and 3m. If 2 pieces of same mass fly off perpendicular to each other with same velocity v, then find velocity of 3m. ध्यान दें, हमें दिया गया कि एक बॉम्ब है जिसका टोटल मास है 5m। इनिशियली ये कौन सी कंडीशन में रखा हुआ है, रेस्ट कंडीशन में। अब ये हो गया एक्सप्लोड, एक्सप्लोड होकर इसके 3 पार्ट बने, m, m और 3m के। तो यहाँ पर आपने इसके 3 पार्ट्स बना लिए, फर्स्ट m, सेकेंड m और ये थर्ड पार्ट आपने बना लिया 3m का। तो ये जो 5m का बॉम्ब था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब आपको ये बोला गया कि इफ 2 पीसेज ऑफ सेम मास यानी m और m वाले फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद सेम वेलोसिटी v, यानी इन दोनों की जो वेलोसिटी है, ये जो mm की वेलोसिटी है, तो स्पीड तो रहेगी v और डायरेक्शन रहेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए ये पार्टिकल गया, ये जो m मास का पार्टिकल है ये गया v से i कैप में, तो आप सेकेंड पार्टिकल जो m मास का है इसकी वेलोसिटी v परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मारना है तो v j कैप आप कंसीडर कर सकते हैं। और पूछा गया कि थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, तो थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी हमें सॉल्व करना है जिसको आपने v नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। आई बात समझ, कोई डाउट इसमें? ठीक, अब मुझे आप बताएं कि अगर बम एक्सप्लोड हुआ है तो सारे इंटरनल फोर्सेस ही होंगे, एक्सटर्नल तो कोई फोर्स हमने नहीं लगाया है। ठीक, इसका मतलब सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। क्या लिखा जाए, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो इनिशियल की हम बात करें तो 5m इंटू 0, 5m इंटू 0। फाइनल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट मास के लिए आप देखें तो ये फर्स्ट मास v वेलोसिटी से j कैप में जा रहा है, सेकेंड मास v वेलोसिटी से i कैप में जा रहा है, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स यहाँ बन रहे हैं सभी का मोमेंटम का सम वो फाइनल मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। और वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर में आप लिख सकते हैं। एंड थर्ड पार्टिकल जिसका मास है आपके पास 3m और इसका वेलोसिटी v नॉट, वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है। वेक्टर में हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका वेक्टर में भी पूछ सकता है और मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी, और वेक्टर में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा 0 इज इक्वल टू, और इन दोनों का रिजल्टेंट 3m v नॉट वेक्टर के इक्वल हमें करना है। ठीक है, तो इन दोनों को आप नेगेटिव साइड में लेकर आ जाएं। क्या लिखेंगे, -mv कॉमन i कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू 3m v नॉट वेक्टर। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, m आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक, सो v नॉट वेक्टर कितना रहा, v नॉट वेक्टर इज इक्वल टू v/3 माइनस i कैप माइनस j कैप। ये हमें वेक्टर फॉर्म में आंसर मिला। और अगर आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है
सो वी नॉट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा v/3 -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो 1 + 1 2 को रिप्रेजेंट करेगा और आंसर मिलेगा √2v/3। दोनों ही तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको दिया गया कि एक बम एक्सप्लोड हुआ 3 पार्ट में, 2 पार्ट की वेलोसिटी दी गई, 3rd पार्ट की वेलोसिटी पूछा गया है, तो आप इसको वेक्टर में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेक्टर में सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया, और अगर आपसे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा गया, दैट मीन स्पीड पूछी गई है, तो फिर जो वेक्टर में आपने कैलकुलेट किया है उसका मोड लें, आपको स्पीड भी मिल जाएगा। क्लियर? हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें कि सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो 0 आना चाहिए। तो इसको सोचने का एक तरीका और हो सकता है। तरीका क्या है कि अगर ये पार्टिकल गया है आई कैप में, सेकंड पार्टिकल गया है जे कैप में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर बनेगा? इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं बनेगा। तो ऑब्वियस बात है कि अगर फाइनल मोमेंटम 0 है तो थर्ड पार्टिकल के लिए जो मोमेंटम का डायरेक्शन आएगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड का आना चाहिए। तो यहां से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे अगर हम इन दोनों के रिजल्टेंट की बात करें तो वैल्यू कितना बनेगा? √2v। तो √2v वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई m मास। यहां देखें मास कितना है? 3m, और वेलोसिटी आपने कितनी मारी? v0। तो इन दोनों का वैल्यू इक्वल आना चाहिए, ठीक। तो यहां से आपने m और m कैंसिल आउट कर दिया, v0 का वैल्यू √2v/3 कैलकुलेट हुआ। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। मेथड भी आपने देखा है, शॉर्ट मेथड भी आपने समझा है। नेक्स्ट देखिए, 2 ब्लॉक हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखे हुए हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है, ठीक है। दोनों रेस्ट कंडीशन में है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक बुलेट है 500 ग्राम का जो 20 मीटर पर सेकेंड से 4 किलोग्राम की तरफ मूव कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन व्हेन बुलेट एम्बेडेड इन 4 किलोग्राम ब्लॉक। क्या होगा ये बताओ। अगर ये बुलेट इसके अंदर एंटर कर जाएगी तो क्या होगा? अभी सिस्टम के पास कुछ इनिशियल मोमेंटम है, यानी बुलेट के पास जो मोमेंटम है वो इस पूरे सिस्टम को ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही बुलेट इसके अंदर एम्बेड होगी, ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक अब बन जाएगा 4 किलोग्राम प्लस 500 यानी 4.5 किलोग्राम का, और ये आगे बढ़ने लगेगा। कनेक्टेड किससे है? स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। जैसे ही ये आगे बढ़ेगा कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग में होगा टेंशन, और टेंशन के कारण ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक भी आगे बढ़ने लगेगा। इसका मतलब पूरा सिस्टम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, जो इनका कॉमन वेलोसिटी बनेगा। ठीक बात समझ में आई? और आपसे क्या पूछा गया? फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी आपसे कॉमन वेलोसिटी ही पूछा गया है, ठीक है। तो ये तो बना इसका इनिशियल डायग्राम। अब फाइनल डायग्राम क्या रहेगा उसको देखें। तो हमने कंसीडर किया कि 4 किलोग्राम का जो ब्लॉक है उसके अंदर ये बुलेट एंटर कर गया, तो इसका टोटल मास कितना हो गया? 4.5 किलोग्राम, और ये कनेक्टेड है विद ए स्ट्रिंग एक अदर ब्लॉक के साथ, और सेकंड ब्लॉक का मास कितना है दिया गया है आपको? 2 किलोग्राम, ठीक। जैसे ये बुलेट इसके अंदर एंटर करेगा पूरा सिस्टम एक कॉमन वेलोसिटी से चलना स्टार्ट होगा, बिकॉज आपने समझा कि बुलेट के पास जो मोमेंटम है वो इस ब्लॉक को ट्रांसफर होगा, ब्लॉक आगे बढ़ेगा, टेंशन स्ट्रिंग में आएगा, और स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है 2 किलोग्राम का ब्लॉक, यानी पूरा सिस्टम एक साथ v वेलोसिटी से चलने लगेगा। तो ये पूरा सिस्टम एक v वेलोसिटी से चलने लगा, और ये बन गया आपका फाइनल डायग्राम। और दोनों ही कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं है, बिकॉज जो भी आपको ये 3 ब्लॉक दिए गए, इन पूरे 3 ब्लॉक को आप क्या करें? एक सिस्टम कंसीडर कर लें। यानी फोर्सेस क्या है? सारे इंटरनल है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू अगर 0 है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या लिखा जा सकता है? P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। अब इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करें तो 2 किलोग्राम का ब्लॉक रेस्ट पर है, तो वैल्यू लिखेंगे 2 × 0। 4 किलोग्राम का ब्लॉक ये भी रेस्ट पर, 4 × 0, प्लस बुलेट का वेट कितना, मास कितना दिया गया? 500 ग्राम, और ये कितनी वेलोसिटी चल रहा है? 20 से। तो 500 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 0.5 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 20, ये सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम अगर हम कंसीडर करें तो टोटल वेट
टोटल मास 4.5 प्लस 2 कितना 6.5, ये v वेलोसिटी से चल रहा है। बिकॉज स्ट्रिंग आपका कौन सी कंडीशन में होगा, बिल्कुल टाइट कंडीशन में होगा, यहाँ पे टेंशन रहेगा। तो क्या लिखें 4.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय v, मल्टीप्लाई करें। सो 0.5 इंटू 20 वैल्यू रहेगा 10 इज इक्वल टू 6.5 v। सो वैल्यू ऑफ v इज 10 डिवाइड बाय 6.5 और v कैन राइट 100 बाय 65। कैंसिल आउट करें तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 13। तो सिस्टम का कॉम्बिनेशन का फाइनल वेलोसिटी कितना बनेगा 20/13 मीटर पर सेकेंड, यानी पूरा सिस्टम 20/13 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो यहां पे भी मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, अ बॉम्ब ऑफ मास 4m एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स ऑफ m and 3m। तो सबसे पहले आपने एक 4m मास का बॉम्ब लिया और ये 2 पार्ट, ये इनिशियली रेस्ट में था, अब हो गया एक्सप्लोड, और एक्सप्लोड होने के बाद इसके 2 पार्ट बन गए, फर्स्ट m एंड सेकंड 3m। क्लियर? फिर आपको दिया गया इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ m इज k, यानी यहां जो ये पार्टिकल है m मास का, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रिप्रेजेंट करके दी गई k। देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3m। तो सेकेंड पार्टिकल के लिए यानी 3m मास के पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? फर्स्ट मास की काइनेटिक एनर्जी k गिवन है, 3m मास की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है 2 पार्ट में, एक पार्ट m, दूसरा पार्ट 3m। क्या कंडीशन यहाँ पे बनना चाहिए? अगेन हमें पता है कि एक्सप्लोजन अगर हुआ है तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब है कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल होना चाहिए। ठीक बात। इसको हम फर्स्ट पार्टिकल कंसीडर करें, नाम दिया 1, इसको सेकंड पार्टिकल कंसीडर करें, नाम दिया 2। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना 4m इंटू 0। क्लियर? फर्स्ट पार्टिकल के मोमेंटम को आपने रिप्रेजेंट किया P1 से और सेकेंड पार्टिकल के मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया P2 से। सो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा 0। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है कि P1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ P2 वेक्टर। इसका मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन अपोजिट आएगी, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहां से आप क्लियरली बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ P1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ P2, यानी दोनों का जो मोमेंटम मिलेगा P1 P2 वो मैग्नीट्यूड में सेम मिलेगा। क्लियर? ये बात समझ में आई? यानी मोमेंटम ऑफ, रिजल्ट क्या मिला, एक मोमेंटम ऑफ बोथ द पार्ट्स, मोमेंटम ऑफ बोथ द पार्ट्स आर सेम। क्लियर? अब यूज करें। काइनेटिक एनर्जी आपको किसकी दी गई है? फर्स्ट पार्टिकल की। तो क्या काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखा जा सकता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m। फर्स्ट पार्टिकल के लिए अगर आपको दी गई है तो आप ये बोल सकते हैं दोनों का मोमेंटम अगर सेम है तो दोनों के मोमेंटम को आपने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? P से रिप्रेजेंट कर दिया। तो K का वैल्यू कितना? P स्क्वायर बाई 2m, क्योंकि मास m है। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड पार्टिकल के लिए अगर आप कैलकुलेट करें सो K डैश का वैल्यू P स्क्वायर बाई 2 और मास कितना 3m। तो वैल्यू क्या बनी? P स्क्वायर बाई 2m को आप K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो वैल्यू रहेगा K बाई 3 एंड दिस इज योर आंसर। क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम मैग्नीट्यूड में सेम मिलेगा, और मैग्नीट्यूड में अगर सेम मिलेगा तो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से रिलेट किया जा सकता है। K इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखा P स्क्वायर बाई 2m, सेकेंड पार्टिकल के लिए लिखा, मास में डिफरेंस आ गया, दोनों को डिवाइड कर दिया, रिलेशन K डैश इज इक्वल टू K बाई 3 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है? तो लॉजिक का आप यूज करें। सिंपल सी इक्वेशन है, P इज इक्वल टू mv, P इज इक्वल टू √2mk और K इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m। ठीक? एफ एक्सटर्नल अगर 0 है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट, हमें दी गई कि 2 ब्लॉक हैं, एक 2 किलोग्राम का जो रेस्ट कंडीशन में है, सेकंड 2 किलोग्राम का जो 10 मीटर पर सेकंड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लस एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
स्प्रिंग अभी इनिशियल अपनी नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आपको गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर। क्लियर, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। क्या पूछा गया? फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। अब स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन कब आएगा, इस बात को आप समझें और उसका एक डायग्राम बनाने का ट्राई करें, क्योंकि डायग्राम जो बनेगा वही उसके लिए कौन सी कंडीशन बनेगी? फाइनल कंडीशन बन जाएगी। ध्यान दें, मैक्सिमम एलोंगेशन का मतलब क्या है, समझे इस बात को। रेस्ट पर है, ये भी रुका हुआ है। 2 किलोग्राम का जो मास 2 किलोग्राम का जो ब्लॉक है वो 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट हुआ। अब ये चलना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये आगे बढ़ा और स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आने लगा, बिकॉज ये तो रेस्ट पर है, ये तो रुका रहेगा। और स्प्रिंग क्या होने लगी? एक्सटेंड होने लगी, एलोंगेट होने लगी। धीरे 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 एलोंगेट होती गई होती गई होती गई। एक टाइम ऐसा आया कि जब स्प्रिंग मैक्सिमम एलोंगेट हो गई, उसके बाद उसमें एलोंगेशन पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा? जैसे ही एलोंगेशन मैक्सिमम होगा, सेकेंड वाला जो ब्लॉक है, 2 किलोग्राम का जो ब्लॉक है, वो भी अब चलने लगेगा और उतनी स्पीड से चलने लगेगा जितनी स्पीड से फर्स्ट पार्टिकल जो फर्स्ट ब्लॉक है वो चल रहा होगा। धीरे धीरे इसका स्पीड कम होगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा एनर्जी किसके पास जाती जाएगी? स्प्रिंग एलोंगेट होती गई तो स्प्रिंग के पास भी एक एनर्जी आएगी, हाफ kx², ठीक। और फिर सिस्टम, जब मैक्सिमम एलोंगेशन की हम बात करते हैं तो पूरा सिस्टम एक सिंगल वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, पूरा सिस्टम एक सिंगल वेलोसिटी से मूव करता है। बिकॉज अगर आपने स्प्रिंग को पूरी तरीके से एक्सटेंड कर दिया तो अब स्प्रिंग के सभी पार्ट की जो वेलोसिटी है वो सेम है। इसका मतलब जो आगे वाला ब्लॉक कनेक्टेड है, अगर वो v से जा रहा है तो पीछे वाला जो ब्लॉक होगा वो भी v से ही मूव करेगा। तो फाइनल कंडीशन यहाँ पर क्या बनेगी? फाइनल कंडीशन बनेगी कि 2 किलोग्राम का ब्लॉक हमने माना कि v वेलोसिटी से मूव करने लगा, स्प्रिंग आपकी एलोंगेट हो गई, मैक्सिमम एलोंगेशन कितना आ गया? x आ गया। अगर हम लेंथ l कंसीडर कर रहे हैं तो अब आपको लेंथ मिलेगा l प्लस xm, और xm किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम एलोंगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड, ये जो 2 किलोग्राम का ब्लॉक है ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक बात। अब क्या पूछा गया? मैक्सिमम एलोंगेशन। अब मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको x चाहिए, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन में x नहीं आता। तो सबसे पहले तो आप v फाइंड करें, तो फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि अभी भी जो सिस्टम आपको दिया है उसको आप एक सिस्टम कंसीडर करें, जो भी दिया है डायग्राम दिया है उसको एक सिस्टम कंसीडर कर लें। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, जितने फोर्सेज है सारे इंटरनल है। क्या लिखा जाए? P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ये आपका इनिशियल डायग्राम है, and second this one is final diagram. So P initial is equal to P final. फर्स्ट पार्टिकल फर्स्ट डायग्राम में 2 किलोग्राम की वेलोसिटी 0, वैल्यू 2 इंटू 0, यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू 10। स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ पे है, इसकी भी स्पीड 0, तो इनिशियल आपको मिलेगा 2 इंटू 10 इज इक्वल टू। फाइनल कंडीशन में क्या होगा? स्प्रिंग का मास हमें नहीं दिया गया तो मासलेस आप कंसीडर करें। यहाँ पे 2 ब्लॉक है 2 किलोग्राम के, तो टोटल बनेगा 2 प्लस 2, और सिस्टम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो 20 इज इक्वल टू 4v एंड v इज इक्वल टू 20/4, 5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले आपने सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या देखना है? मैक्सिमम एलोंगेशन। तो स्प्रिंग में अगर एलोंगेशन आया है तो यहाँ पर एनर्जी में भी तो कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, ठीक है। पहले केवल इस ब्लॉक के पास एनर्जी थी जो काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जब ये मूव करने लगा, मैक्सिमम एलोंगेशन यहाँ पर आ गया, तो फर्स्ट ब्लॉक भी मूव कर रहा है, सेकंड ब्लॉक भी मूव कर रहा है, स्प्रिंग के पास भी एनर्जी है। मतलब यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन। सो एनर्जी कंजर्वेशन, तो सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। अगर आप इनिशियल डायग्राम में देखें तो इनिशियल डायग्राम में केवल फर्स्ट ब्लॉक, ये जो 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो अगर m मास का ब्लॉक किसी वेलोसिटी v से मूव करेगा तो उस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी? हाफ mv²।
ठीक। फाइनल कंडीशन में देखो, फाइनल कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक भी मूव कर रहा है वी से, ये 2 भी मूव कर रहा है वी से, और स्प्रिंग के अंदर भी एलोंगेशन आ गया, मतलब स्प्रिंग के पास भी एक एनर्जी स्टोर हो गया होगा। क्या लिखें, देखो, तो एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 5, सेकेंड भी एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 5, और स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन आ गया, एलोंगेशन मैक्सिमम है तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स कौन सा है, मैक्सिमम। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करें, हाफ कैंसिल आउट कर दें, वैल्यू 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 25, 50 प्लस 50, 1/2 आप कैंसिल आउट कर चुके हैं, वैल्यू ऑफ के हमें 100 गिवन है, 100 एक्स स्क्वायर, ठीक, और एक्स कौन सा, मैक्सिमम, एक्स एम, यहाँ वैल्यू 200, 100, सो वैल्यू 100 इज इक्वल टू 100 एक्स एम स्क्वायर, सो एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स एम इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी मैक्सिमम एलोंगेशन रहेगा 1 मीटर का। क्लियर। तो एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों अप्लाई किए जा सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन आप वर्क एनर्जी पावर में समझ चुके हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन आप पहले भी समझ चुके हैं एनएलएम में, और उसके बाद और एक्स्ट्रा किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं वो हमें न्यूमेरिकल से समझ रहे हैं। ठीक है, एक सिमिलर न्यूमेरिकल और हम कंसिडर कर रहे हैं। हमें दिया गया 2 किलोग्राम का ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 4 किलोग्राम ब्लॉक 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, स्प्रिंग कनेक्टेड है जो अपनी नेचुरल लेंथ पर है, यानी अभी स्प्रिंग के अंदर कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, और लेंथ आपने L कंसीडर कर लिया, सरफेस आपका फ्रिक्शन लेस गिवन है। ठीक है, अगेन क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ठीक, वापस क्या होगा, देखो ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी ज़्यादा है 20 मीटर पर सेकंड, इधर 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 4 किलोग्राम का ब्लॉक ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2 किलोग्राम का ब्लॉक कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो धीरे धीरे स्प्रिंग क्या होने लगेगी, एलोंगेट होने लगेगी, एक्सपेंड होने लगेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मैक्सिमम एलोंगेशन हो गया, मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम पर हमें क्या कंसीडर करना है कि पूरा सिस्टम सेम ही वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो सेकेंड कंडीशन आपके पास बनेगी कि ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक, ये एलोंगेट स्प्रिंग, इसका लेंथ आपने कंसीडर कर लिया L प्लस XM, और यहाँ कनेक्टेड है 4 किलोग्राम का ब्लॉक, तो 4 किलोग्राम का ब्लॉक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2 किलोग्राम का ब्लॉक भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन आ गया। इनिशियल डायग्राम, फाइनल डायग्राम, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया जा सकता है, और मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने के बाद हम एनर्जी कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब फर्स्ट ब्लॉक जो है 2 किलोग्राम का कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, क्या लिखा जाए, 2 इंटू 10, सेकेंड ब्लॉक के लिए 4 इंटू 20। फाइनल कंडीशन में देखें कि 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम दोनों किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, v वेलोसिटी से, तो वैल्यू रहेगा 2 प्लस 4 इंटू v, so 20 plus 80 is equal to 6v, so v is equal to 100 by 6, or you can write 50 by 3 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले आपने सिस्टम का फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम वो हमने कैलकुलेट किया। अब क्या चाहिए, मैक्सिमम एलोंगेशन। मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन हमें अप्लाई करना होगा। So from energy conservation, ठीक, यानी सिस्टम की टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी, फाइनल टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। 2 किलोग्राम का ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 4 किलोग्राम का ब्लॉक 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ इंटू 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 20 स्क्वायर इज इक्वल टू,
अब जो 2 किलोग्राम का ब्लॉक है और जो 4 किलोग्राम का ब्लॉक है वो सेम वेलोसिटी v से चल रहा है, और v का वैल्यू आपने कितना कैलकुलेट किया, 50/3 स्क्वायर, प्लस स्प्रिंग के लिए हाफ के XM स्क्वायर। सभी टर्म से हाफ आपने कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे वैल्यू रहेगा 2 × 100 यानी 200 प्लस 20 स्क्वायर 400, 400 × 4 1600, 2 + 4 6 into 50 square 2500 and 3 square is 9 plus हाफ आपने पहले कैंसिल आउट कर दिया 100 XM स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ नंबर आपको मिलेगा 1800 इज इक्वल टू 2/3 into 2500 plus 100 XM स्क्वायर। क्लियर? 0000 कैंसिल आउट कर दिया और ये जो टर्म है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए। सो 18 माइनस 50/3 इज इक्वल टू XM स्क्वायर, और 18 × 3 54, तो 54 माइनस 50/3 रिजल्ट क्या बनेगा, 4/3 इज इक्वल टू XM स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ XM इज इक्वल टू 2/√3 मीटर, यानी जो मैक्सिमम एलोंगेशन रहेगा दैट वैल्यू इज 2/√3 मीटर। क्लियर? तो अगेन आपने मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया, पूरे सिस्टम को सेम वेलोसिटी से चलता हुआ कंसीडर किया, और मैक्सिमम एलोंगेशन के केस में हमें यही कंसीडर करना है कि पूरा सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, उससे मूव कर रहा है। तो पहले आपने v कैलकुलेट किया, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया, कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट, ट्रॉली बेस्ड न्यूमेरिकल। ट्रॉली बेस्ड न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए जैसा आपने सेंटर ऑफ मास में भी कैलकुलेट किया था, तो वहाँ पर आपने पोजीशन कैलकुलेट की थी कि एक पर्सन है किसी ट्रॉली पे खड़ा हुआ है, सरफेस पे खड़ा हुआ है, पर्सन आगे चलना स्टार्ट होता है, ट्रॉली पीछे चलती है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में कोई चेंज नहीं आता है बिकॉज एफ एक्सटर्नल आपने 0 कंसीडर किया था। तो वहाँ आपने कैलकुलेट किया था पोजीशन के बारे में। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि वेलोसिटी के बारे में, कि वेलोसिटी में क्या चेंजेस आना चाहिए। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी भी वेलोसिटी आपको दी गई है, पर्सन की हो, ब्लॉक की हो, ट्रॉली की हो, सबको किस रेस्पेक्ट में सॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो कन्वर्ट ऑल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सभी वेलोसिटीज ली जाए। सेकेंड पॉइंट ये है कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एब्सोल्यूट वैल्यूज, वेलोसिटीज, एब्सोल्यूट वेलोसिटीज, यानी ग्राउंड फ्रेम में आप सभी का वेलोसिटी कैलकुलेट करें, तभी हम कंजर्वेशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नोट करें किस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, अभी देखते हैं। तो न्यूमेरिकल देखें कि ट्रॉली बेस्ड न्यूमेरिकल हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, ए बॉय जंप्स फ्रॉम ट्रॉली विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, देन फाइंड स्पीड ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी सबसे पहले आपको दिया गया कि ट्रॉली पर एक लड़का खड़ा हुआ है, 50 किलोग्राम का लड़का है, ट्रॉली का वेट आपको 20 किलोग्राम गिवन है। अब अगर ये बॉय ट्रॉली पे से कूद जाए तो ट्रॉली किधर जाएगी? सभी सरफेसेस हमें फ्रिक्शनलेस कंसीडर करना होता है, नहीं भी दिया तो भी आप माने, बिकॉज अगर फ्रिक्शन दिया जाएगा तो वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं दिया है तो हम फ्रिक्शनलेस कंसीडर करें। ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो इसका सेकंड डायग्राम क्या बनना चाहिए? तो आपको इनिशियल डायग्राम गिवन है, सेकंड डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनना चाहिए कि अगर बॉय प्लेटफॉर्म से या ट्रॉली से जंप करता है, किधर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बॉय यहां से जंप कर गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये 50 किलोग्राम का बॉय कितनी स्पीड से जंप किया? 20 मीटर पर सेकंड से। तो ऑब्वियस बात है, आप ये बताएं ट्रॉली किधर जाएगी? जो 20 किलोग्राम का ट्रॉली है वो मूव करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और उसका स्पीड आपने कंसीडर कर लिया v। ये पॉइंट समझ में आया? बिकॉज सरफेस अगर फ्रिक्शन लेस है, जैसे अगर हम नाव पे खड़े हैं और नाव अगर रुकी हुई अवस्था में है यानी स्टेशनरी कंडीशन में है, और अगर हम नाव से जंप करके, बोट से जंप करके किनारे पे चले जाते हैं, शोर पे चले जाते हैं, तो बोट पीछे की तरफ शिफ्ट
हो जाती है। ये आपने देखा था सेंटर ऑफ मास में भी, बिकॉज जितने भी फोर्सेज हैं सारे इंटरनल फोर्सेज हैं, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक, तो बॉय अगर आगे चलेगा तो ट्रॉली पीछे की तरफ शिफ्ट होगी। तो ये दो कंडीशन हमारे पास बनी, ये बात समझ में आई। फिर आपने कॉन्सेप्ट समझा ट्रॉली के लिए कि सभी वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें कंसीडर करनी होती है, तभी आप मोमेंटम कंजर्वेशन या कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर पाते हैं। तो आपको दिया क्या है, सबसे पहले देखें, हमें दिया है स्पीड ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, स्पीड ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। क्या इसमें कोई डाउट? स्पीड ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। सेकेंड हमें दिया है फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, स्पीड ऑफ द ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी स्पीड ऑफ द ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको आपने कंसीडर किया है v, और ये हमारे लिए अननोन है। ये बात समझे? ठीक, क्या रिक्वायर्ड है? देखो बॉय की जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली गिवन है, और आपको चाहिए क्या, बॉय की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इक्वेशन अप्लाई करो, वेक्टर एडिशन से देखो किस तरीके से अप्लाई करते हैं, यहाँ पे समझो। जैसे बॉय और ट्रॉली, ये आपके पास दो वेरिएबल्स है। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी अगर आपने दोनों का रेफरेंस सेम लिया है, कुछ भी ले सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू मून माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू मून। इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए जो रेफरेंस है आप कुछ भी ले सकते हैं, तो हम ग्राउंड भी तो ले सकते हैं। ठीक बात, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही हमें वेलोसिटी चाहिए। तो क्या हमें VBT दिया गया है, VBT हमें दिया है 20, VBG हमें कैलकुलेट करना है, और VTG आपने कंसीडर किया है V, कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, इस बात का ध्यान रखें। V आपने किधर माना है, V हमने माना लेफ्ट डायरेक्शन में, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप लिख रहे हैं तो आप इसको -V भी लिख सकते हैं, बिकॉज फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास +V। तो क्या हम वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट कर पाए? आंसर रहा 20 - V। ठीक बात, तो ट्रॉली की भी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें वेलोसिटी मिल गई, बॉय की भी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें वेलोसिटी मिल गई। क्या अप्लाई किया जा सकता है? बिकॉज सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हैं, सो वी कैन अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। सो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियली सिस्टम पूरा स्टेबल कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, स्टेशनरी कंडीशन में, बिकॉज कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, 20 + 50 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक, सेकंड केस में देखें, जो 50 किलोग्राम का बॉय है वो 20 मीटर पर सेकंड से और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 - V से जंप कर गया। कौन सी डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्या लिखा जाए, 50 मल्टीप्लाई बाय 20 - V प्लस 20 किलोग्राम का जो ब्लॉक था वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड V, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड V, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो क्या लिखोगे, -V, और इक्वेशन सॉल्व करें और V का वैल्यू फाइंड कर लें, मिल जाएगा। इधर 0, सो 0 इज इक्वल टू 1000 माइनस 50V माइनस 20V, 70V। क्लियर? सो V इज इक्वल टू 1000 बाय 70 और 100/7 मीटर पर सेकेंड। कौन सी डायरेक्शन में? इन लेफ्ट डायरेक्शन, इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो V आपने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू ऑफ V इज 100/7 मीटर पर सेकेंड। इन विच डायरेक्शन? इन लेफ्ट डायरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a boy of mass m is riding on a trolley of mass capital M moving with V0 with respect to ground, मूविंग विद V0 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी ये जो ट्रॉली है ये पहले से V0 से मूव कर रही विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम उसको कंसीडर करें V0। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में दिया गया, ए बॉय जंप्स ऑफ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये कैपिटल M, और बॉय जंप कर गया अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रॉली विद स्पीड u विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली।
U से जंप कर गया विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना, माइनस यू। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जंप कर गया, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर द जंप। तो हमें ये फाइंड करना है कि अगर ये पहले देखो स्टेबल कंडीशन में थे, दोनों एक दूसरे के ऊपर थे, वी नॉट से सिस्टम मूव कर रहा था। अब ये बॉय अगर जंप कर गया तो ऑब्वियस बात है कि इसके अगर जंप हुआ है लेफ्ट डायरेक्शन में तो राइट साइड में कुछ मोमेंटम में चेंज आएगा। तो यहाँ पर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि v नया v कितना है, ठीक है। सो स्पीड u विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप। ठीक, क्या सॉल्व करें? सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली गिवन है? माइनस यू पुट कर दें। सो माइनस यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें कैलकुलेट करना है, वी बी जी माइनस वी टी जी वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वी बी जी हमें मिला v नॉट माइनस यू, ठीक। अगेन बॉय ही जंप कर रहा है, प्लेटफॉर्म से जंप कर रहा है, सरफेस आपका फ्रिक्शन लेस है, एक्शन ऑफ फोर्स 0 है, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो अगेन आपने अप्लाई कर दिया, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सेकेंड स्टेप, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियली सिस्टम मूव कर रहा था m प्लस स्मॉल m, कितनी वेलोसिटी से? v नॉट से, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, इज इक्वल टू। अब कैपिटल M के लिए तो आपको v कैलकुलेट करना है, यानी कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय v, और जो स्मॉल m है उसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आप सॉल्व कर चुके हैं, v नॉट माइनस यू। तो प्लस स्मॉल m v नॉट माइनस यू। ये बात समझ में आई? तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू आया v नॉट माइनस यू। क्या चाहिए हमें? v का वैल्यू चाहिए, क्लियर। तो यहां पर आ रहा है कैपिटल M v नॉट, स्मॉल m v नॉट, यहां पर आ रहा है स्मॉल m v नॉट माइनस m u, तो स्मॉल m v नॉट हो जाएगा कैंसिल आउट। सो कैपिटल M v नॉट इज इक्वल टू कैपिटल M v माइनस स्मॉल m u। v हमें चाहिए तो माइनस एम यू को आपने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, इज इक्वल टू कैपिटल M वी नॉट प्लस स्मॉल m u डिवाइड बाय कैपिटल M, और ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर बॉय जंप। क्लियर? तो सिंपल सा प्रोसेस है, जितनी भी वेलोसिटी आपको दी गई है उन अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं दी गई है तो सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उसको कैलकुलेट कर लें। बॉय की भी, ट्रॉली की, प्लेटफॉर्म की, ट्रेन की, जो भी आपको दिया गया है, तो सबकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद अप्लाई करें मोमेंटम कंजर्वेशन, सीधे हमें आंसर मिल जाएगा। नोट करें। नाउ आफ्टर मोमेंटम हम आते हैं कॉलिजन पे। ये कॉलिजन क्या है? जैसे अगर हम एक बॉल लें और बॉल को दीवार के ऊपर मार दें, वापस बॉल हमारे पास आ जाएगी, तो बॉल जो गई है वो कोलाइड करके आई है। या अगर हम बॉल लें, बॉल को सरफेस पे दें, वापस वो जंप करके हमारे हाथ में आ जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि एक स्टेशनरी बॉल पहले से रखा है, दूसरा बॉल आपके हाथ में, आपने उसको थ्रो कर दिया, तो जो फर्स्ट बॉल था ये किसी वेलोसिटी से सेकंड बॉल पे जाके टकराया, और इस टकराने के बाद, कॉलिजन के बाद दोनों का मोशन हो गया, दोनों बॉडी या तो चलने लगी, या ऐसा हो सकता है कि पहली बॉडी रुक गई, दूसरी बॉडी चलने लगी, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेम ही लाइन के अलोंग चलने लगी, या ऐसा हो सकता है कि दोनों अलग अलग लाइन के अलोंग चलने लगी। ठीक है, इसका मतलब कॉलिजन आपका डिफरेंट टाइप का होता है, वो आपको यूनिट में आगे आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन कॉलिजन होता क्या है पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, जैसा हमने समझा था बम एक्सप्लोजन के केस में। ठीक है, जैसे हम बम एक्सप्लोड करता है तो एकदम से वो फट जाता है, और एकदम से फटता है इसका मतलब वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में वो ब्लास्ट हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, और बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स वहाँ पर होता है। सो व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड
मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल एंड मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल हैं उनमें से किसी ना किसी का, यानी एटलीस्ट किसी एक पार्टिकल का तो चेंज होना चाहिए. सो मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल चेंज इज नोन एज कॉलिजन. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉलिजन बोलते हैं. यानी लार्ज फोर्स लगे, स्मॉल टाइम के लिए लगे, और जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब पार्टिकल्स में से किसी भी एक पार्टिकल का, एटलीस्ट, सभी का हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी ना किसी एक पार्टिकल का होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर वन पार्टिकल, एब्रुप्टली चेंजेस नॉन एज कॉलिजन. ठीक है. सेकेंड पॉइंट बनता है इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स. ये दो पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन होता है. सो वी कैन कंसीडर कॉलिजन एज एन आइसोलेटेड इवेंट. आइसोलेटेड इवेंट का मतलब कि जिन दो पार्टिकल्स के लिए हम बात कर रहे हैं, केवल उन्हीं दोनों की प्रॉपर्टीज को, मोमेंटम को, एनर्जी को हम कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी को हम कंसीडर करेंगे. ठीक है. तो ये एक आइसोलेटेड इवेंट हो गया. आइसोलेटेड का मतलब होता है जिसका अदर पार्टिकल से, अदर सिस्टम से कोई भी रिलेशन नहीं है. सो इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, सो वी कैन कंसीडर कॉलिजन एज एन आइसोलेटेड इवेंट. नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज इंपल्सिव इंटरनल फोर्सेस acting for a very short time. Large impulsive internal forces acting for a very short time. Next point, for large forces we can neglect external forces such as gravity and friction. अगर इंटरनल फोर्स का वैल्यू ज़्यादा है तो एक्सटर्नल फोर्स को नेग्लेक्ट किया जा सकता है. एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से लग सकते हैं? ग्रेविटी लग सकता है, फ्रिक्शन लग सकता है. और अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तभी आपको dp/dt क्या मिलेगा? 0. और इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा. यानी सभी टाइप के कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है. जो भी टाइप का कॉलिजन हो, सेम टकराने के बाद सेम लाइन में जा रहे हैं, टकराने के बाद अलग अलग लाइन में जा रहे हैं, टकराने के बाद दोनों रुक गए, टकराने के बाद पहला रुक गया दूसरा चलने लगा, किसी भी टाइप का कॉलिजन हो, हर टाइप के कॉलिजन में, इन ईच टाइप ऑफ कॉलिजन मोमेंटम इज कंजर्व. इस बात का हमें ध्यान रखना है. कॉलिजन में और क्या क्या कंजर्व होता है इस बात का भी ध्यान रखें. इन कॉलिजन, नंबर 1, चार्ज, लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल सम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड चार्ज, ऑल आर कंजर्व. अभी हमें जो बात करनी है वो लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी की टर्म्स में बात करनी है. इन कॉलिजन पार्टिकल मे और मे नॉट कम इन रियल कॉन्टैक्ट. ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉलिजन होने के लिए कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड हो. जैसे अगर ये फर्स्ट पार्टिकल रखा है, दूसरा पार्टिकल इधर से आया, दोनों कोलाइड कर गए, तो ये तो हुआ कॉन्टैक्ट. लेकिन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि गोल्ड फॉइल पर अगर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर दी जाती है तो अब गोल्ड फॉइल अगर आप कंसीडर करें तो वहाँ पे न्यूक्लियस भी होगा. अब मोशन किस तरीके का होता था? हमने कंसीडर किया कि ये गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग आपने कर दी, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, तो मोशन किस तरीके से होता था अल्फा पार्टिकल का? कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ पार्टिकल्स इधर चले गए. ठीक है. यानी यहाँ पर भी कोलिजन हुआ है, लेकिन न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में कोई रियल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है. ठीक है. तो यानी आपने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग तो कर दी गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस पर या गोल्ड न्यूक्लियस पर, लेकिन कोलिजन भी यहाँ पर हुआ लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ. यानी विदाउट कांटेक्ट भी कोलिजन पॉसिबल है. नेक्स्ट, इन कोलिजन इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लेक्टेड. पोटेंशियल एनर्जी हम कंसीडर नहीं करते हैं बिकॉज जो टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट होता है. तो पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, कंसीडर हम नहीं करते हैं. सो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ध्यान दें, मैकेनिकल एनर्जी अगर आप लिखते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी सम होता है टोटल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का. और हम ये बोल रहे हैं कि हम मैकेनिकल एनर्जी सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, और हम ये बोल रहे हैं कि हम पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वो सेम आ गई. तो जो भी चेंज आपका काइनेटिक एनर्जी में होगा वही चेंज आपको मैकेनिकल एनर्जी में भी मिलेगा. या ऐसा बोला जा सकता है कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं. ग्रेविटी फ्रिक्शन वैसे भी हम कंसीडर नहीं करने, एफ एक्सटर्नल आप 0 कंसीडर करते हो, या इंटरनल फोर्सेस के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, और इन सब कंडीशंस में मोमेंटम कंजर्व रहता है.
ठीक बात। अब कोलिजन कितने टाइप का हो सकता है? तो यहां पर आपके पास दो तरीके आते हैं कोलिजन को डिवाइड करने के। एक तो आता है कि एनर्जी लॉस कितना हुआ, मैक्सिमम हुआ ही नहीं, ठीक है, या मॉडरेट लेवल का हुआ। तो पहला टर्म तो आता है आपका कि एनर्जी लॉस कितना, यानी काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना। सेकेंड क्राइटेरिया बनता है कोलिजन को डिवाइड करने का कि टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन मोशन किस तरीके का है, सेम लाइन में होगा या डिफरेंट लाइन में होगा, ठीक बात। तो फर्स्ट आप जो डिवीजन देख रहे हैं जिसको आप इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन के नाम से जानते हैं, वो आता है आपका एनर्जी के बेस पर, कि एनर्जी लॉस कितना हुआ उसके बेस पर हम किस कोलिजन को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका, तो फर्स्ट यहां पर भी आप स्टडी कर रहे हैं, इसको भी आप लिखिए, बेस्ड ऑन एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लें लॉसेस, कि एनर्जी के बेस पर कोलिजन कितने टाइप का। फर्स्ट पार्ट आता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमें पता है कि सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। तो ध्यान रखना, इफ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव देन देयर इज नो लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, यानी एनर्जी में कुछ भी लॉस नहीं हुआ। और अगर मैकेनिकल एनर्जी में लॉस नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी लॉस नहीं होगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी को तो आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको नहीं मिलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। और काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, जिसको आप बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम, यानी एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज फोर्सेस कौन से थे? कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है, एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए। और इस टाइप के कोलिजन को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोला जाता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोला जाता है। यूनिट में जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक टर्म हमें मिलता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू से भी आप ये डिसाइड करते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोलिजन आपका किस टाइप का होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उसको आप डिनोट करते हैं ई से। और ई का वैल्यू क्या बनेगा वो यहां पर आप मेंशन करें कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए वैल्यू ऑफ ई वो 1 होता है। इसको आप पूरा पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी डिटेल, बिकॉज ई की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट टाइप का कोलिजन वो बनता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंट कोलिजन के लिए ई का डिफरेंट वैल्यू जनरेट होता है। तो ई का वैल्यू 1 किसके लिए होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। ये केवल अभी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ई रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को। एंड वैल्यू होता है 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। एनर्जी लॉस नहीं होगा, और बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी में सेम मिलेगी। सेकेंड आता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। पहला था इलास्टिक कोलिजन, अब है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। यानी कोलिजन में क्या हुआ, जैसे आपने क्या किया, 2 एग्जाम्पल आप समझे। हमने सबसे पहले एक रबर बॉल लिया, रबर बॉल को आपने सरफेस पे छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, सरफेस पे जाएगी, टकराएगी, बाउंस होकर वापस अपने हाथ में आ जाएगी। सेकेंड हमने क्या किया, एक मिट्टी की गेंद बना ली, है ना, और उसको आपने रिलीज कर दिया। क्या होगा? वो जाके नीचे चिपक जाएगी। क्या बाउंस करके वापस आएगी? नहीं आएगी, ठीक। तो वही केस आप समझे, रिलेट करें। जो फर्स्ट था आपका वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, सेकंड जो हम कंसीडर कर रहे हो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इन कोलिजन कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर, जो भी कोलाइडिंग बॉडीज है दोनों आपस में क्या हो जाती हैं? स्टिक हो जाती हैं। एंड मूव्स विद द सेम वेलोसिटी, यानी टकराने के बाद दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करने लगी। और इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप केस समझ सकते हैं कि मान लीजिए कैपिटल एम मास है, ये यू वेलोसिटी से चल रहा था, यहाँ पर एक स्मॉल एम मास है, मान लीजिए रेस्ट कंडीशन में था, ठीक। और जो कोलिजन हुआ है वो आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। अब जो हमने बात कही थी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है? 0।
परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है 0। तो कहीं पे भी E0 लिखा है, इसका मतलब कोलिजन किस टाइप का है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन E0 से रिप्रेजेंट हुआ तो दोनों बॉडीज क्या हो जानी चाहिए, स्टिक हो जानी चाहिए, यानी दोनों बॉडीज स्टिक हो जाएंगी और एक सेम वेलोसिटी से मूव करने लगेगी। तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब लॉस की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस कोलिजन में होता है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है किस टाइप के कोलिजन में, परफेक्टली इन इलास्टिक में। इलास्टिक कोलिजन में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोई भी लॉस नहीं होता है, लेकिन अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो लॉस हमें मिलेगा। ठीक बात, दोनों बॉडीज स्टिक कर जाएगी, ई का वैल्यू 0 होता है, स्टिक करने के बाद सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। अब इन दोनों के बीच में मॉडरेट लेवल पर, यानी एनर्जी लॉस कुछ ना कुछ तो होगा लेकिन मैक्सिमम नहीं है और 0 भी नहीं है। और इस टाइप के कोलिजन को आप क्या बोल सकते हैं, पार्शली इलास्टिक या पार्शली इन इलास्टिक। कहीं कहीं पर ये इलास्टिक प्लास्टिक भी लिखा आता है, इलास्टिक प्लास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसका मतलब यहां पर E का वैल्यू जो आपको मिलेगा वो 0 से 1 के बीच में मिलेगा। 0 किसके लिए था, परफेक्टली इन इलास्टिक। 1 किसके लिए था, परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर E का वैल्यू आपको 0 से 1 के बीच में दिया गया है तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो मोशन है, जो कोलिजन है वो आपका पार्शली इलास्टिक या पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन है और कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हमें मिलेगा। सो मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग, मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इक्वल हमें नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ लॉस हमें मिलेगा। तो ये 3 पार्ट आपने या 3 कैटेगरी आपने देख ली इसके केस में। एनर्जी लॉस के केस में, यानी बेस्ड ऑन एनर्जी लॉस हम कोलिजन को किस पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आफ्टर कोलिजन मोशन किस लाइन के अलोंग हुआ है, यानी जिसको आप बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो अगर बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम है, मतलब सेम ही डायरेक्शन में पार्टिकल जिस डायरेक्शन में पहले चल रहे थे आफ्टर कोलिजन भी उसी डायरेक्शन में चलते रहे, तो इस टाइप के कोलिजन को आप बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन और 1D कोलिजन। दोनों में से कुछ भी नाम आ सकता है। सेकंड बनता है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब है कि आफ्टर कोलिजन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो गया। सो सेकेंड कैटेगरी बनती है बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहां पर भी जो कोलिजन होता है वो आपका 2 टाइप का होता है। फर्स्ट आता है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन नॉन एज हेड ऑन कोलिजन। समझे इसको। मान लीजिए फर्स्ट पोल है, ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मास है m1। ये सेकंड बॉल है, इसका मास है m2 और ये u2 वेलोसिटी से चल रही है। इन दोनों में कोलिजन हो गया तो यहाँ पर आपने लिखा कि कोई ना कोई वैल्यू आपको E की मिल रही है। अब E की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0, 1 या बिटवीन 0 एंड 1 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मोशन हुआ है बिफोर कोलिजन जिस डायरेक्शन में चल रहे थे, आफ्टर कोलिजन भी उसी सेम डायरेक्शन में ये चल रहे हैं। वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आ गया लेकिन इनका लाइन ऑफ इंपैक्ट चेंज नहीं हुआ है। लाइन ऑफ इंपैक्ट का मतलब जिस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन दोनों का डायरेक्शन सेम है और इसको आप क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट ऑफ मोशन, जिसको आपने डेफिनेशन में किससे रिप्रेजेंट किया है, सेम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया है। मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम नहीं, चेंज नहीं होना चाहिए। लाइन ऑफ इंपैक्ट चेंज नहीं होना चाहिए। तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम ही लाइन के अलोंग अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन कंसीडर करते हैं। सेकेंड आता है हमारे पास ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन are not along the same straight line is known as oblique collision। तो हमने कंसीडर किया कि मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल है m1 मास का, u1 वेलोसिटी से चल रहा है। सेकंड पार्टिकल है
m2 मास का ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में कॉलिजन हुआ तो यहाँ पर आपको E का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। अब आफ्टर कॉलिजन क्या हुआ कि फर्स्ट पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाने लगा v1 वेलोसिटी से, और सेकेंड पार्टिकल मान लीजिए इस डायरेक्शन में जाने लगा विद वेलोसिटी v2। तो यहाँ पर आपके पास कुछ एंगल्स बन गए जिसको आपने φ1 और φ2 से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी अब लाइन ऑफ इंपैक्ट बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन सेम नहीं है। बिफोर कॉलिजन दोनों मान लीजिए कि सेम लाइन में जा रहे थे, लेकिन आफ्टर कॉलिजन इनका लाइन ऑफ इंपैक्ट अलग अलग आ गया, ठीक है। सो दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट ऑफ मोशन, चेंज हो गया। और लाइन ऑफ इंपैक्ट ऑफ मोशन अगर चेंज हो गया तो आप ये बोलेंगे कि जो मोशन है, जो कॉलिजन है, वो किस तरीके का है, ऑब्लिक कॉलिजन है। सो इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन आर नॉट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन नोन एज ऑब्लिक कॉलिजन। अब जो भी आपने टाइप पढ़े हैं उन सब टाइप को हम कंबाइन करके डिफरेंट टाइप के कॉलिजन्स बना सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट पढ़ा है हेड ऑन कॉलिजन, and second is oblique collision। ये तो आ गया आपका कि मोशन किस तरीके का है। मोशन के बेस पर आपने कॉलिजन को दो पार्ट में डिवाइड किया। सेकंड, एनर्जी लॉस की बेस पर परफेक्टली इलास्टिक, सेकंड परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, and third partially elastic और inelastic collision। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कुछ भी बन सकता है, हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन पार्शली इलास्टिक कोलिजन, या ऑब्लिक कोलिजन विद परफेक्टली इलास्टिक, ऑब्लिक कोलिजन इनइलास्टिक, ऑब्लिक कोलिजन पार्शली इलास्टिक। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है जिसको डिटेल में स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।